देखिए दुबई में कंपनी ओपन करना तो आप बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मतलब आप एक वीडियो गेम स्टार्ट करते हैं और विद इन अ मिनट जो है ना वो आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना कोई भी स्टेज। अच्छा, फ्री जोन जो है ना वो काफ़ी चीप ऑप्शंस आपको दे देते हैं। ओके, ठीक है, इंक्लूडिंग एक स्मार्ट ऑफिस के साथ जो कि शेयर्ड ऑफिस होता है, शेयर्ड डेस्क। लोग जब एंटिटी खोलते हैं तो उनको लगता है कि यार बस ठीक है हमने तो रजिस्ट्रेशन कर ली। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। आपके पास आपका अगर बिजनेस अकाउंट नहीं है यस, तो आपके लिए जो पेमेंट्स लेना है या पेमेंट्स करना है, ये जो चैनल है ये इसको आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर लीगलाइज पाते। कैसे करेंगे? तो अगर कोई एक्सपैक्ट बाहर बैठा हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री में बैठा हुआ है, तो क्या वो यहाँ पे बगैर यहाँ पे आए कंपनी ओपन कर सकते हैं फ्री जोन या मेनलैंड के अंदर? क्या पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं उसमें इशूज़ आ रहे हैं? कुछ र्यूमर्स भी हैं, कुछ फेक न्यूज़ भी चल रही हैं। और ये 2 जनवरी 2024 को बेसिकली था कि उन्होंने पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ की अप्रूवल देना बंद की थी। आज जो है ना वो इमिग्रेशन की तरफ से कुछ जो है ना वो अपग्रेडेशन भी हो रही है, चीज़ें भी बदल रही हैं। नेशनलिटीज़ वाइज अगर आप देखें तो 160 प्लस नेशनलिटीज़ यहाँ पे रह रही हैं। यहाँ पे इन्होंने लॉज जो हैं वो बनाए हैं, फाइन और जो है ना ये चीज़ें इन्होंने कंट्रोल करने के लिए की हैं। और ये फाइन सिर्फ ट्रैफिक पे नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए खासतौर पर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो कौन सी डिग्रीज उनको जो रिक्वायरमेंट अब है? हर एक अथॉरिटी के अपने अपने फाइन्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक स्टार्टअप है फॉर एग्जांपल वो फ्री जोन से स्टार्ट लेता है, ठीक है, तो तो वो बाद में मेनलैंड में शिफ्ट हो सकता है। आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इमिग्रेशन अथॉरिटी से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, आप ये फ्री जोन में रह के कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये अच्छा। असली उनका पर्पज़ ही है फ्री जोन्स का कि वो Okay. इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप उसको करें। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो सिर्फ वीज़ा लेना चाहते हैं यूएई के अंदर, बिजनेस नहीं करना चाहते, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? आई थिंक गोल्डन वीज़ा भी यही चीज़ है। लास्ट वीक जो है शेख मोहम्मद जो रूलर हैं दुबई के और जो है ना उन्होंने एक बड़ी प्यारी जो है ना वो बात कही। उन्होंने कहा कि अगर एक औरत रात को मतलब जो है ना किसी भी टाइम में आज़ादा ना फिर रही है और उसको कोई खौफ और डर नहीं है तो इट मीन्स कि शी इज़ इन एमिरेट्स। भी आप बताएं अब स्कैमर से कैसे बच सकते हैं लोग, क्योंकि अक्सर लोग ट्रैप हो जाते हैं वीज़ों के ऊपर, कंपनी फॉर्मेशंस के ऊपर। देखें जो लालच है ना इंसान को वो ज़्यादातर जो है ना वो ख़राब करता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएई दुबई के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं, किन टाइप्स की कंपनीज होती हैं, फ्री जोन या मेनलैंड में कैसे कंपनी बनाई जाती है, लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने कॉर्पोरेट सर्विस एडवाइज़र हमज़ा अकरम को बुलाया है यहाँ पे। उनसे डिस्कस करेंगे, जानेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे कि आप इस टॉपिक पे एक पॉडकास्ट करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। वेलकम। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने यूएई दुबई में अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? एक्चुअली मैं 2008 में यहाँ पे मूव किया मैंने। Okay. और जब मैं पाकिस्तान से आया यहाँ पे यूएई में फ़र्स्ट टाइम तो तब तो मैं वहीं से अपॉइंट होकर आया था पाकिस्तान से। अच्छा। और आते ही मेरे पास कुछ टास्क थे इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट के। तो आपको पता है दुबई इज़ द 4th लार्जेस्ट हब फॉर इंपोर्ट फॉर री एक्सपोर्ट पर्पजेस, डिफरेंट इन केमिकल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग। तो आते ही मतलब चूँकि यहाँ पे जब हम आए तो पाकिस्तान से इंटायरली डिफरेंट था लॉज के हवाले से और मतलब जो है ना वो रजिस्ट्रेशंस के हवाले से पॉलिसीज़ डिफरेंट थी। तो मुझे ये सारी चीज़ें मेरे लिए बड़ा चैलेंज थी आते ही। और फिर मुझे इन चीज़ों को जानना समझना पड़ा, मुझे आके अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ी और इस मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ा, इनकी पॉलिसीज़ को, इनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मैंने इंट्रैक्शन स्टार्ट किया अपना। और शुरू में कुछ चैलेंजेस आए, कुछ लैंग्वेजेस बैरियर थे, बट यू नो मतलब इमरातीज़ दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश, तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। और तो कुछ जगहों पे ऐसा था कि जहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट ऐसे मिले जिनको मतलब था उस टाइम में 2008 में कोई डिजिटल इतने ज़्यादा जो है ना वो एप्लीकेशंस मौजूद नहीं थी कि आप इजीली चीज़ों को एक्सेस कर सकें। बट ऐसा ही था कि फिर चीज़ें करते गए और सीखते गए। अच्छा, तो आपकी पहली सैलरी कितनी थी जब आप यहाँ पे आए थे फर्स्ट टाइम? थी बेसिक जो थी तो $1,000 लाइक $1,100 थी जो बेसिक थी, प्लस जो है ना वो अलाउंसेस थे कुछ साथ। ओके, तो आपने जॉब फिर ये पहली जॉब कंटिन्यू की, उसके बाद फिर ये बिज़नेस कंसल्टेंसी में कैसे आया?
बस एक्चुअली जब मैं यहाँ आया तो जितने चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े कि डेफिनेटली आपने कुछ भी करना है तो उससे पहले आपने हर चीज़ के जो है ना प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में ही मुझे कस्टम्स के साथ जो है ना वास्ता पड़ा, और दुबई कस्टम्स और शारजा कस्टम्स में मैंने कुछ शिपमेंट्स वगैरह भी खुद से क्लियर की, और मतलब हमारे पास आउटसोर्स किया हुआ था हमने एजेंसी को, बट मेरी कोशिश होती थी कि मैं हर चीज़ को सीखूँ। मैं डील ही तब कर सकूँगा जब मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करूँगा बेहतर। तो फिर मैंने यहाँ पे दुबई में उन दिनों रिसेंटली एक न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ जिसे मिस्टल 2 कहते हैं, जो आज इम्प्लीमेंटेड है। ये 2008 की बात है। मैंने फिर उसमें उसकी ट्रेनिंग ली बाकायदा। दुबई कस्टम्स खुद ट्रेनिंग करवाता था, तो उनके इंस्टीट्यूट से मैंने उसकी ट्रेनिंग ली, और उसके बाद मैंने कुछ शिपमेंट्स खुद भी यहाँ से जो है ना वो इम्पोर्ट की, और फिर देन उनको री एक्सपोर्ट किया, और उसके बाद मुझे चीज़ें काफ़ी अंडरस्टैंड की। इसी तरह फिर उस वक्त में हमें कुछ लाइसेंसेस से हमारे कुछ चीज़ें थी, तो हमने भी कुछ एडवाइजर्स हायर किए, लेकिन जो है ना इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से हमें इस तरह की मिलती नहीं थी जैसी हम चाहते थे। तो हमारे पीछे पूरी एक कॉर्पोरेट बॉडी थी, एक पूरा स्ट्रक्चर था, बट एज यू नो के जैसे आज के दौर में भी आपको बड़े मिल जाते हैं जो कि मिसगाइड भी कर रहे थे, उनके पास खुद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो आपकी इंक्वायरी के ऊपर काम करके आपको बताते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हमें तब भी वो हुए हुए थे, मिले हुए थे, जिनकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मुझे जो है ना फिर उसमें फिर खुद वर्किंग करनी पड़ी, खुद चीज़ों को समझना पड़ा, खुद सीखना पड़ा। लाइसेंस के हवाले से हमारी कुछ फ्री जोन में कंपनीज थी, कुछ मेनलैंड में थी, और इस तरीके से। लेकिन उन चीज़ों से मुझे फिर काफ़ी नॉलेज भी होता गया, बेनिफिट भी हुए। आफ्टर 3 मंथ्स मुझे जो है ना प्रमोशन भी मिल गई, और उसके बाद जो है ना वो चीज़ें चेंज हो गई, टर्न अराउंड हो गई बहुत जल्दी। वो मतलब इतना शॉर्ट टाइम में तो नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो मतलब ऐसा हुआ। फर्स्ट क्वार्टर में मुझे प्रमोशन मिल गई, और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को टेक ओवर किया। तो फिर उसके बाद कुछ हमारे मतलब जो है ना वो मुझे प्रॉपर्टी लॉस के हवाले से, उन दिनों रीरा भी नया नया बन रहा था, तो उसकी भी ट्रेनिंग्स वगैरह मैंने उस दौर में अटेंड की। बिल्कुल तब लैंड डिपार्टमेंट में कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो हमने वो भी वहाँ से भी ट्रेनिंग, मुझे जो रीरा का अपना मतलब जो है ना इंस्टीट्यूट था, उनसे ली ट्रेनिंग। तब उनके पास अभी अपना वो मतलब ऑफिस नहीं था रीरा के पास, वो लैंड डिपार्टमेंट में बैठा करते थे, और जो ट्रेनिंग के लिए वो बिजनेस विलेज में उन्होंने एक जगह हायर की, आउटसोर्स की। तो जो पायनियर बैच था, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त रीरा में। और फिर उसके बाद इसी तरह आगे चल के अरेबिक मेरे लिए चैलेंज था, तो फिर मुझे जो ज़ाबिली इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैंने अरेबिक जो है ना वो सीखी, और A+ जो है ना वो उसमें मार्क्स लिए, और जो कि यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी उन्होंने अवार्ड किया उस पर। तो इसी तरह चीज़ें चलती रही, सीखते रहे, कहीं पे अरेबिक, कहीं पे कुछ और कुछ, जो भी जहाँ ट्रेनिंग आती थी वो मैं अटेंड करता था, उसको उससे सीखता था, और फिर उसके बाद जो है ना हम डिसीजन लिया करते थे। तो वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो बेहतरी की तरफ आई, और मैं इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। जहाँ जहाँ चैलेंज आता था वहाँ मेरे लिए एक जो है ना वो होता था कि मुझे इसको अंडरस्टैंड करना है कि इस मुल्क में हम ये काम को कैसे कर सकते हैं, यहाँ का लॉ क्या कहता है। और फिर यहाँ पे बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, जैसा कि मतलब आपको पता है पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं होता, एक बॉडी है तो वो बस उसको मॉनिटर कर रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिस्टम बना है। यहाँ पे शारजा के रूल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, दुबई के डिफरेंट हैं, फेडरल अथॉरिटी का अपना एक जो है ना वो है सारे लॉज। तो फेडरल लॉज भी कई जगहों पे इम्प्लीमेंट होते हैं, कई जगहों पे जो है ना आपको स्टेट वाइज लॉ मिलते हैं, और डिपार्टमेंट उसके ऊपर फिर होते हैं, फिर मॉनिटरिंग बॉडीज़ होती हैं। तो आपको सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो कंप्लाइंस के हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं जब आप कुछ भी कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कॉर्पोरेट सर्विसेज में भी और हमारी इंडस्ट्री में भी। और इसी की वजह से फिर मुझे जो है ना ये चीज़ें सीखने को भी मिली, और करते करते फिर मैं एडवाइज़र बन गया। और मतलब वैसे ही हुआ कि फिर बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स से उनके कोई इश्यूज़ होते थे वो पूछना शुरू हो गए, वहीं से आगे बात बनती गई। और फिर मुझे मतलब आप ये कह लें कि मैं आई टर्न इनटू एन एडवाइज़र, कॉर्पोरेट सर्विसेज एडवाइज़र, और फिर उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया अपना। ज़बरदस्त। तो अभी आप कॉर्पोरेट सर्विस एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं? जी ठीक है। तो अब कौन कौन सी मतलब सर्विसेज में इस टाइम इन्वॉल्व हैं? देखिए इसमें बेसिक तो वही हैं कि जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशंस हैं, और आप कह लें कि वीज़ास के हवाले से है, और कंपनी डी रजिस्ट्रेशन है, कंपनी लिक्विडेशन जिसे कहते हैं, और इसके अलावा कुछ फर्म्स के साथ हमारे जो है ना वो एग्रीमेंट्स हैं, तो उसमें हम ऑडिटिंग और अकाउंट्स में और टैक्सेशन में भी सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे अब आपको कॉर्पोरेट टैक्स भी आ रहा है, और पीछे वैट भी था, तो उसमें भी कुछ जो है ना वो हम कर रहे हैं साथ साथ काम। तो ये चीज़ें हैं। प्लस जो है ना इसके अलावा कुछ अदर जैसे मतलब रजिस्ट्रेशंस आ जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की, और उसके अलावा कुछ अदर सर्विसेज हैं जो कि एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स के हवाले से हैं, तो उनको भी हम देखते हैं। फिर स्पेशली इसमें जो असल काम है वो है जैसे कि आप कह लें कि ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी है या सब्सिडरी है,
तो उसमें आप जब इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ डील कर रहे हैं, उनको यहाँ पर मतलब उनको रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस चाहिए या ब्रांच खोलनी है या कोई आगे इन्वेस्टमेंट फर्दर करनी है, तो उसके कंप्लाइंस को अंडरस्टैंड करना, उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना और उसको उनको फिर आगे यहाँ पे सर्विसेज देना और मतलब जो है ना प्रोफेशनल सर्विसेज उन्हें चाहिए होती हैं, तो उसके हवाले से एडवाइजरी सर्विसेज हैं, प्लस उसको मतलब जो है ना वो ज़बरदस्त। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करूँगा मैं आपसे रिगार्डिंग कंपनी फॉर्मेशन और बिज़नेस के हवाले से। तो सबसे पहले बताएं कि एक बंदा है जो ऑलरेडी यूएई दुबई के अंदर है, उसके पास वीज़ा है, ठीक है, कंपनी का वीज़ा है, और वो कंपनी ओपन करना चाहता है, तो कितना ईजी है उसके लिए यहाँ पे कंपनी ओपन करना? देखें, दुबई में कंपनी ओपन करना तो आप बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मतलब आप एक वीडियो गेम स्टार्ट करते हैं और विद इन अ मिनट जो है ना वो आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना कोई भी स्टेज। अच्छा। तो जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है बेसिकली जो एक इनिशियल लेवल पे है, अगर तो आप बिल्कुल ही एक कह लें कि सिंपल स्टार्टअप माइंड से आए हैं, तो आप तो खुद भी कर सकते हैं। दुबई के डिफरेंट पोर्टल्स हैं, उसमें उनके थ्रू आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, तो आप उसमें तो कोई इशू नहीं है। जहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होता है। अगर आप प्रॉपर बिजनेस एक रनिंग बिजनेस के साथ चल रहे हैं, तो उसमें फिर आपको चैलेंजेस होते हैं। उसमें फिर आपको देखना होता है कि यार मैंने किस टाइप में जाना है, किस मतलब जो है ना वो स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें मैंने जैसे सुना भी है और पता भी है कि दुबई में 2 टाइप की कंपनीज बनती हैं, एक फ्री जोन में और एक मेन लैंड में, ठीक है। तो फ्री जोन और मेन लैंड में मेन डिफरेंस क्या है? मतलब फ्री जोन का मतलब क्या है? देखिए, फ्री जोन का मतलब तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो फ्री ट्रेड जोन का है, जिसमें आपको 100% टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। अगर आप उसको री एक्सपोर्ट में डील कर रहे हैं, अगर आपकी लोकल जो है ना वो डीलिंग नहीं है, तो मोस्टली आपको पता है एक्सपैट्स हैं यूएई में, दुबई में, और उसकी वजह से फ्री जोन उनके लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन है। फिर फ्री जोन में 100% ऑनरशिप है, ये बहुत बड़ा एज है। आज के दिन में लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी अब तो 100% मेन लैंड में भी है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं है? जबकि ऐसा नहीं है। अब मेन लैंड में सर्टेन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आज के दिन में भी आप 100% उसको ऑन नहीं कर सकते। अच्छा। तो उसमें आपको जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है, स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। हाँ जी, और 51% का या मतलब किसी और एंगल में। तो आपको फ्री जोन में ये जो है ना आज़ादी मिलती है कि आप 100% उस एंटिटी को, कंपनी को ऑन करते हैं, और उसके मतलब जो है ना वो आप जिस तरीके से आप चाहते हैं, एक मतलब आज़ादाना तरीके से काम करना, वो आप कर सकते हैं, अनलेस कि आपको कोई लोकल मार्केट में डील करना पड़े। उसके लिए आज के दिन में भी आपको फिर एक लोकल सर्विस एजेंट रखना पड़ता है। तो फ्री जोन के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने मेरिट्स हैं। आपको लो कॉस्ट होता है, आपको उस पर जो है ना बड़े अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में बड़ी रिलीफ है उसमें, फ्री जोन में। जबकि जब आप मेन लैंड की बात करते हैं, तो मेन लैंड में अब आपको अपने बेनिफिट्स हैं। जब आपने लोकल ट्रेड करनी होती है, लोकली डील करना होता है, आपने लोकली चीज़ों को देखना होता है, तो वो आप उसको बड़े मतलब अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। आपको किसी लोकल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट डील करते हैं। आपको कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ काम करना होता है, किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करना होता है, किसी भी अथॉरिटी के साथ या कहीं पर भी, तो वो आप डायरेक्ट डील कर सकते हैं। तो हर इंसान को ये होता है कि यार मेरा कारोबारी रिलेशन है वो मतलब जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो, और उसके पीछे जो है ना वो मुझे लीगल जो सारी चीज़ें हैं वो भी क्लियर हों। तो उसके लिए फिर सूटेबल जो ऑप्शन होती है वो मेन लैंड है। ठीक है, तो उसके अपने बेनिफिट हैं, उसके अपने बेनिफिट है, बट मेन लैंड में आपको जो है ना एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू फ्री जोन, और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और बाकी चीज़ें भी। तो ऑन एवरेज अगर हम कंपेयर करें मेन लैंड और फ्री जोन में, तो डिफरेंस कितना होता है सेटअप कॉस्ट पे? सेटअप कॉस्ट एक्चुअली हमारे यहाँ तो हम जो होता है कि बिल्कुल ही बेसिक ऑप्शन पे जो दो लोग देख रहे होते हैं, उसमें तो फ्री जोन जो है ना वो काफ़ी चीप ऑप्शंस आपको दे देते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग एक स्मार्ट ऑफिस के साथ जो कि शेयर्ड ऑफिस होता है, शेयर्ड डेस्क। बट अब तो मेनलैंड में भी उन्होंने काफ़ी जो है ना वो ऑप्शंस निकाली हैं, बट वो नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर में उसमें जो है ना वो चेंजिंग्स आ जाती हैं, वो उस तरह से नहीं रहती जैसे कि फ्री जोन में होती हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव तो फ्री जोन है। और मेनलैंड में होता है कि आपको मौका दिया जाता है कि आप अगर किसी बिजनेस आइडिया के साथ एज ए स्टार्टअप आप ले रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, और तो उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसमें वो चीप ऑप्शंस अब आ गई हैं 2021 के बाद से, काफ़ी उसमें ऑप्शंस हैं, पहले नहीं थी। तो उस चीज़ को आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मगर जो कॉस्ट है वो मतलब स्टार्टअप कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम भी हो सकती है कुछ एक्टिविटीज़ में, कुछ एक्टिविटीज़ में मेनलैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है।
ओके, क्योंकि उसके लिए आपको आई थिंक मेनलैंड में ऑफिस भी रिक्वायर्ड होता है, वो भी एक कॉस्ट बिल्कुल। आपकी अब हो कुछ जाती है। कुछ एक्टिविटीज़ में ऑफिस के बगैर आप बिजनेस सेटअप में आ सकते हैं, बिजनेस सेंटर में शेयर्ड ऑफिस ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं। लाइक बैंक अकाउंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपका फिजिकल प्रेजेंस के लिए आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। अब लोग जब एंटिटी खोलते हैं तो उनको लगता है कि यार बस ठीक है, हमने तो रजिस्ट्रेशन कर ली। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। आपके पास आपका अगर बिजनेस अकाउंट नहीं है तो आपके लिए जो पेमेंट्स लेना है या पेमेंट्स करना है, ये जो चैनल है ये इसको आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। तो इसके लिए फिर जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक ऑफिस लें ताकि वो बैंक वाले जो है ना वो अपनी कंप्लाइंस कंप्लीट करें, KYC देखें। फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें तो आपको बाकायदा प्रेजेंस शो करनी पड़ती है। आप उसको रिमोटली नहीं डील कर सकते। तो फ्री जोन में ये ऑप्शन है कि आप रिमोटली भी डील कर सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट हैं। अगर आप आउटसाइड कंट्री हैं और आप रिमोटली डील करना चाह रहे हैं तो देन फ्री जोन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं उसको मतलब खुद चीज़ों को देख के करूँ और बहुत सारे उसमें आगे भी एक्सपेंशन में हूँ, तो फिर मेनलैंड आपके लिए बेहतर है। ज़बरदस्त। तो अगर कोई एक्सपैट बाहर बैठा हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री में बैठा हुआ है, तो क्या वो यहाँ पे बगैर यहाँ पे आए कंपनी ओपन कर सकता है फ्री जोन या मेनलैंड के अंदर? जी बिल्कुल कर सकता है। दोनों में? दोनों में। ओके, ये ऑप्शंस हैं। ओके, मतलब उसको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं होगी? उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी। मुख्तलिफ ऑप्शंस में वो कर सकता है। अब ये ऑप्शन है। बट बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, राइट? बैंक अकाउंट बगैर एमिरेट्स आईडी के ओपन नहीं कर सकता। तो एमिरेट्स आईडी के लिए आपको वीज़ा ज़रूरी है। मतलब आप ये कहें कि जैसे पहले किसी दौर में बड़ा आसान था कि आप आए, आपने बैंक अकाउंट खोला, तो अब भी बहुत सारे केस टू केस वेरी करता है। बट आप ये नहीं कह सकते, बट 99% पे तो हम बात कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि टूरिस्ट वीज़ाज पे भी अकाउंट खोलते हैं अपना और जो है ना वो चीज़ें चला रहे होते हैं, लेकिन जब कॉर्पोरेट सर्विसेज की बात आती है तो उसमें फिर बहुत सारी जो है ना वो अदर चीज़ें हो जाती हैं। मगर उसके भी डिफरेंट एंगल्स हैं। आप मतलब किसी को रेजिडेंट को अपॉइंट करके अपने लाइसेंस में तो फिर भी आप कंपनी अकाउंट खोल सकते हैं। आप खुद नॉन रेजिडेंट भी हैं और वो, तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस निकल आती हैं। प्रोसेस लंबा। बट आप अगर उसको एक ब्रॉडर व्यू में देखें तो आप बिल्कुल ये वैसे सूटेबल उस तरह से नहीं है आपके लिए। इश्यूज आते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप रेजिडेंट नहीं है। सही हो तो उनको लेकिन डील किया जा सकता है। कैसे आपने करना है उसके डिफरेंट जो है ना वो एंगल है। ठीक है, तरीकेकार है। यूएई में कितने टाइप्स के वीज़ा हैं? वीज़ाज़ तो बहुत ज़्यादा टाइप के हैं जी। जिसमें आपका मेनली जो ज़्यादातर हमारे यहाँ मशहूर होता है या मतलब यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में भी फिर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, फिर मिशन बेस्ड वीज़ा है। ठीक है, जो कि खास किसी प्रोजेक्ट के लिए आप लेते हैं। फिर विजिट वीज़ाज़ हैं, फिर बिजनेस विजिट्स हैं, जो कि मतलब आजकल तो लोगों को इतना ज़्यादा इसका इल्म नहीं है क्योंकि टूरिस्ट वीज़ाज़ दुबई ने इतने आसान कर दिए हैं कि बिजनेस विजिट लोग भूल गए हैं। एक वक्त था कि बिजनेस विजिट मतलब निकाला करते थे लोग, और मुख्तलिफ तरह की जो है आपकी कंपनीज जो हैं जो ट्रेड सेंटर में थी वो आपको ये सर्विसेज दिया करती थी, वो भी और मुख्तलिफ बिजनेस एंटिटीज़। तो फिर इसमें ट्रांजिट वीज़ाज भी थे जो मतलब कुछ दिनों के होते थे अप टू 14 डेज। फिर उसमें टूरिस्ट वीज़ाज थे और फिर जो है ना वो विजिट वीज़ाज थे, फिर बिजनेस विजिट थे। तो ये सारी कैटेगरीज थी। फिर आगे गोल्डन वीज़ाज हैं, उसमें आगे कोई 8-9 कैटेगरीज हैं और उसमें एक फिर पूरी डेफिनेशन है। तो उसके अलावा आपकी फैमिली वीज़ाज हैं और फिर पार्टनर वीज़ाज हैं, इन्वेस्टर ववीज़ाज हैं, तो फिर स्टूडेंट वीज़ाज हैं। अच्छा, तो बहुत सारी टाइप्स हैं वीज़ाज की और आपने कौन सा लेना है। हर टाइप की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हर टाइप की अगर आपके जो है ना कॉस्टिंग डिफरेंट है, उसका टाइम फ्रेम डिफरेंट है, उसकी जो है ना वो प्रोसीजर्स डिफरेंट है। तो और फिर डिफरेंट अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको ये देखना होता है कि आप किस स्टेट में वो जो है ना चीज़ें कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी ओपन करते हैं उसके साथ एक वीज़ा लेना होता है अगर किसी ने, तो वो क्या पार्टनर वीज़ा कहलाता है या इन्वेस्टर वीज़ा? देखें, पार्टनर वीज़ा जब भी किसी कंपनी में 2 पार्टनर होंगे, अगर वो अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो पार्टनर वीज़ा होगा। ठीक है। बट अगर सिंगली ओन्ड कंपनी है, इधर LLC और एस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर वो इन्वेस्टर वीज़ा होगा, जिसे अरबी मुस्तस्मर कहते हैं। बिल्कुल, अगर आप 100% ऑन करते हैं शेयर्स उस कंपनी के एंटिटी के, तो आप इन्वेस्टर वीज़ा के लिए एलिजिबल है। ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब एज ए पार्टनर आए हैं किसी भी कंपनी में, लेट्स से आपके कुछ शेयर्स उसमें कम भी हैं, तो उसमें फिर जो है ना आप पार्टनर वीज़ा में एलिजिबल होते हैं। लेकिन उसका भी एक सर्टेन क्राइटेरिया है, उसमें फिर आपके वो जो है ना शेयर्स की वैल्यू देखी जाती है। ठीक है। अगर उस सर्टेन अमाउंट को आप रीच करते हैं तो फिर आपको पार्टनर वीज़ा अवार्ड होता है। तो ये एक तरीक़ेकार है उसका। तो इज इट ईजी पार्टनर वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा लेना इन दीज डेज? स्पेसिफिकली किसी नेशनलिटी के लिए पूछ रहे हैं या स्पेसिफिकली भी या ओवरऑल? मतलब कोई ऐसे है कि इस नेशनलिटी के लिए लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं या ऑप्शंस अवेलेबल हैं?
ऐसा कुछ क्राइटेरिया है? नॉर्मली इन्वेस्टर और पार्टनर वीज़ास तो आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आजकल जो हमारे यहाँ इशू एक पाकिस्तानियों के लिए ज़रा एक चैलेंज बना हुआ है। उसमें डिफरेंट इश्यूज हैं, डिफरेंट उसकी वजह ना कॉजेज हैं, वजूहत हैं। तो बाकी वैसे ओवरऑल जो है ना ये वीज़ास जो है ना आसान है। मतलब सारी नेशनलिटीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल किसी भी सिनेरियो की बात करें तो जैसे आजकल जैसे आपने बताया न्यूज़ भी काफ़ी आ रही हैं कि पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं उसमें इशूज़ आ रहे हैं, कुछ र्यूमर्स भी हैं, कुछ फेक न्यूज़ भी चल रही हैं। तो इसके ऊपर मतलब आप क्या है अंडरस्टैंडिंग या आपकी क्या इनपुट है? देखें, जहाँ तक बात है ना जो न्यूज़ चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं तो ये कहूँगा कि यूएई का जो ऑथेंटिक जो है ना वो न्यूज़ एजेंसी है वो WOM है, WOM। ओके, ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल जो नेशनल मीडिया काउंसिल से जो है ना वो उसको रेगुलेट करती है। तो जब तक वो कोई न्यूज़ ना दे तब तक मेरे ख्याल से उसको न्यूज़ तो कंसिडर नहीं करना चाहिए, या वो उसको आप उसकी बेस पे आप बात करें तो बेहतर है। अदरवाइज जो है ना बाकी सब की अपनी ज़ाती राय हो सकती है, उनकी ओपिनियन है, वो अगर काम कर रहे हैं तो वो अपनी राय दे सकते हैं। तो उसमें कुछ लोग अपने तजर्बे के मुताबिक बात भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं। मतलब आजकल मैं डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे देखता हूँ जो वो बात कर रहे होते हैं जबकि उसके इंटरली डिफरेंट होता है, और इसमें उनके पास या तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, और उनका फोकस ये होता है कि उन्होंने किस तरीके से जो है ना ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करना है, बस ये उनका पर्पस होता है। तो वो उस टाइम में जिस टाइम में आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसको वो फौरन जो है ना वो आपके सामने वो ला के बात एकदम जो है ना आपको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्रॉपर नहीं देते। वीज़ास तो बंद नहीं हुए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी बंद हैं, ये है, मतलब वीज़ास निकलते हैं, अभी भी हैं। हाँ, आप रेशो कह सकते हैं कि रिजेक्शन चांसेस ज़्यादा हुए हैं, उसकी डिफरेंट कॉजेज हैं, रीजंस हैं, लेकिन वो केस टू केस देखना पड़ता है। ठीक है, आप अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, ये नहीं होता कि सारों का एक ही रीज़न पे रिजेक्ट हो रहा है, बहुत सारी रीजन हैं। हाँ, ये है कि आजकल जो है ना पाकिस्तानियों के वीज़ा ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। उसमें विजिट भी हैं, उसमें पार्टनर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, एम्प्लॉयमेंट भी हैं। इससे पहले भी एक इशू बना था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में हुआ था, लेबर में, और ये 2 जनवरी 2024 को बेसिकली था कि उन्होंने पाकिस्तानियों के वीज़ास की अप्रूवल देना बंद की थी। उसमें उन्होंने कुछ वो सिस्टम को अपना वो अपग्रेड कर रहे थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई कि उन्होंने कहा जी कि आप अटेस्टेड डिग्री लाएँ, डिग्री होल्डर को हम देंगे, और फिर उसके बाद उसमें भी उन्होंने फिर जो ना कुछ की फिजिकल वेरिफिकेशन की, कुछ वैसे ही, फिर उसमें डिफरेंट सर्टेन रूलिंग्स आती रही, पॉलिसीज उनकी चेंज होती रही टाइम टू टाइम। अब आज उनकी अप्रूवल्स आ रही हैं। आज जो है ना वो इमिग्रेशन की तरफ से कुछ जो है ना वो अपग्रेडेशन भी हो रही है, चीज़ें भी बदल रही हैं, तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे आप 2022 में कह लें कि इन्वेस्टर वीज़ा 3 ईयर्स का था, सीजन वीज़ा 3 ईयर्स के थे, तो जब इनकी पॉलिसी चेंज हुई तो वो 2 ईयर्स का हो गया। ठीक है, तो ये पॉलिसीज़ होती हैं, वो जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आती हैं, अपना टाइम लेती हैं चीज़ें बदलने में, और उनको जो है ना उस तरीके से मतलब जो है ना इम्प्लीमेंट करने में। तो ये होता है, इसलिए मतलब कोई भी चीज़ फॉर एवर नहीं है। यहाँ पे तो रूल्स इतनी तेज़ी से चेंज होते हैं कि आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है चीज़ों के साथ। मगर इनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। ये मुल्क जो है ना ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये बड़ी वर्किंग करके कोई भी चीज़ करते हैं, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको मतलब जो है ना वो इनके ये बहुत बेहतर अंदाज में करते हैं। तो हमें उस पर र्यूमर्स नहीं देने चाहिए कि हम बिल्कुल ही कहें कि वो बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। आप देखें 160+ नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ रहते हैं, और सबको सर्विसेज मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और एक्सेलेंट सर्विसेज हैं। तो पॉपुलेशन के लिहाज से किस तरह से है, मतलब देखिए टोटल तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, हमारी लाहौर की आबादी से भी कम है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो नेशनलिटीज़ वाइज अगर आप देखें तो 160+ नेशनलिटीज़ यहाँ पे रह रही हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं, और सारे बड़े मतलब जो ना वो कंफर्टेबल हैं और बड़े खुश हैं। दुबई का जो लाइफस्टाइल आपको पता है दुनिया में उसको माना जाता है। मतलब बहुत सारे लोग यूरोप से और मतलब जो ना वो अमेरिकन स्टेट्स और कैनेडियन इन ममालिक से भी आके कहते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल दे रहे हैं आपका ये सबसे बेहतर है। तो मतलब उस हवाले से तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छा है, आपको सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इनका जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फिर आगे चल के आपको टैक्सेशन में और बाकी चीज़ों में भी जो है ना बेनिफिट्स मिलते हैं। डाइवर्सिफाइड हुआ है ऑब्वियसली, डाइवर्सिफाइड तो ऑलरेडी है, बस उसमें कुछ 3-4 नेशनलिटीज़ हैं जिनके लोग ज़्यादा हैं, जिनमें हम पाकिस्तानी भी सेकंड नंबर पे हैं। मतलब ऑब्वियसली इंडिया फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, और फिर पाकिस्तानी है, फिर टोटल कितनी है
अप्रोक्सीमेटली 3.3 मिलियन के करीब है इंडियंस, 3.2 3.3, और पाकिस्तानी 1.67 पे हैं, और उसके बाद फिर फिलिपाइन है, और फिर जो है ना बांग्लादेश है, और फिर उसके बाद बाकी दीगर नेशनलिटीज़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। हमें ये देखना चाहिए कि जिन्होंने मतलब 16-17 लाख लोगों को अलाउ किया है इस मुल्क में, वीज़ाज़ भी दिए हैं उनको, और बिज़नेस के मौके भी दिए हैं, और वो बहुत सारी डिफरेंट एंटिटीज़ ऑन करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑन करते हैं, और डिफरेंट तरह के एसेट्स हैं उनके इस मुल्क में। तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वो सर्विसेज मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो मेरे ख्याल से हमें इस तरह के रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर मतलब कोई ऐसा उनका पाकिस्तान के साथ ना तो ताल्लुक में कोई मसला है, हाँ हो सकता है कि हमारे अपने कुछ लोगों की गलतियों की वजह से कुछ चीज़ें चेंज हुई हों, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। उसमें फिर जो है ना वो दोबारा से बैठ के मतलब वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनके मुल्क में ऐसे नहीं होता कि चीज़ों को नज़रअंदाज करें, ये उन चीज़ों पर एक्शन लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ों को यकीनी पॉलिसीज हैं। तो उसमें इन्होंने देखना होता है कि क्या हमारे उसमें कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा। हमारे यहाँ लोग इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते, इतने वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होते, वो जब यहाँ आते हैं तो उनको लॉस का भी इतना इल्म नहीं होता। तो वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। तो उन मिस्टेक्स की वजह से जो है ना वो उन्हें ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और हमें भी, हमारे जैसे लोग भी उनमें फिर ये चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। डेफिनेटली हमें कुछ चीज़ें प्रूव करना पड़ती हैं। बहुत सारी 1-2 बार ऐसा हुआ पिछले सालों में कि कुछ सर्टेन सिटीज़ बैन किए गए, उसकी अपनी रीजंस थी, तो उन्होंने मतलब वो अपने तरीके से जैसे कंट्रोल कर सकते हैं उन्होंने किया, और वो कर रहे हैं। तो बट स्टिल पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, पाकिस्तानियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जब लोकल आपको मिलता है बड़ी इज्जत से मिलते हैं और बड़ा ही प्यार देते हैं। तो एक इनका इनिशिएटिव एमिरेट्स लव पाकिस्तान, तो वो ये इसीलिए है कि ये लोग चाहते हैं हर मुल्क के साथ एक अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और वो रखते भी हैं, और उन्होंने ये अब आपको रिस्पेक्ट देते हैं। अब आगे से आपके लोग जो हैं वो आपके एम्बेसडर्स हैं। ये उनका भी काम है, जब वो आएँ या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें तो वो अपने एक पॉजिटिव इमेज छोड़ के जाएँ। ठीक है, एक मुल्क आपको प्लेटफॉर्म देता है ग्रो करने के लिए, आपके आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ देता है लाइफ में, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो आपको भी उनके लॉज का जो है ना वो उन पे अमल दरामद करना चाहिए, उनको जो है ना वो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे आप पाकिस्तान में बिल्कुल आप नज़रअंदाज करके चल रहे होते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, सिस्टम है। अगर आप उन सिस्टम के अगेंस्ट कोई काम करेंगे, ऑब्वियसली बात है, आपको फाइन्स भी आएंगे और आपको रिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो आपने उस सिस्टम के अंदर रह के काम करना है, बिल्कुल, तो आपका काम चलता रहेगा। देखें यहाँ पे इन्होंने लॉस जो हैं वो बनाए हैं, फाइन और जो है ना ये चीज़ें इन्होंने कंट्रोल करने के लिए की हैं। और ये फाइन सिर्फ ट्रैफिक पे नहीं है, ये लाइसेंस पे हैं, वीज़ाज़ पे हैं, आपके आईडीज़ पे हैं, आपके डिफरेंट मतलब जो है ना वो एरियाज ऑफ फील्ड में है। मतलब आप उसमें हर एक चीज़ को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कि आप जहाँ पे कोई गलती करेंगे तो यहाँ पे इस दिन के बाद एक वो फाइन होगा, ताकि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। आप किसी भी चीज़ में, आप किसी भी पॉइंट को नज़रअंदाज ना करें, आप उनको ऊपर तवज्जो रखें। आप अगर एक एंटिटी रजिस्टर करते हैं तो आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब एक कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं, अब आप एक इन्वेस्टर हैं, अब आप एक पार्टनर हैं, तो अब आपने इस एंटिटी के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और फिर इंडिविजुअल पर्सन के बिल्कुल, तो उन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने कैसे देखना है। आप अगर अपने पास किसी स्टाफ को हायर करते हैं तो आपने किन किन चीज़ों को देखना है, कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपने जिनको मद्देनजर रखना है, और उसके बाद फिर आप जो है ना इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ लोगों को एंटिटी रजिस्टर करने से लेके आगे एम्प्लॉयज़ को हायर करने तक कोई उनको नो हाउ नहीं होती, ना ही जो एडवाइजर्स होते हैं उनके वो उनको उतना गाइड करते हैं। प्रॉब्लम ये ना कि सोशल मीडिया पे इतने लोग आ गए हैं और जिनका एक्सपीरियंस भी नहीं होता, वो बस इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लोगों को ऑन बोर्ड लेते हैं, पैसे चार्ज करते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई ना उनकी कंपनी बनी, ना वीज़े लग रहे हैं, पैसे डूब गए। नहीं, बाज़ लाइसेंस ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी अप्रूवल की वजह से पेंडिंग पड़े रहते हैं। अब लोगों को पता ही नहीं होता, वो पैसे ब्लॉक भी करवा देते हैं उनके, अब रिफंडेबल तो नहीं होते। बात है सस्ते वो सर्विसेज के चक्करों में लोग अपने पैसे डुबा असल में वो इनके पैसों पे सीख रहे होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप जब तक किसी चीज़ की आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उस टास्क को ना पकड़ें, क्योंकि आप अब ये देखें, ये मुल्क ऐसा नहीं है कि चीज़ों को मतलब ऐसे ही जाने देगा। आपको बिल्कुल आपके पास कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो फेडरल अथॉरिटी है उसकी रूलिंग क्या है, जो स्टेट वाइज लेवल पे जो रूल हैं वो क्या हैं, और डिफरेंट जब आप रजिस्ट्रेशंस करते हैं, जब आप लेबर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब आप इमिग्रेशन में करते हैं, या किसी और पोर्टल पे या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बनते हैं आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी रूलिंग्स क्या हैं। हर डिपार्टमेंट की, अथॉरिटी की
इवन दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, इन सब की रूलिंग डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। लोगों को बाज़ औक़ात ये भी नहीं पता होता कि फ्री जोन के वर्कर्स जो है ना मेनलैंड में काम नहीं कर सकते, हर एंटिटी में नहीं जा सकते, इवन टेम्परेरी वर्क परमिट पे भी नहीं जा सकते, उसकी अपनी एक रूलिंग है। और मेनलैंड वाले फ्री जोन में नहीं जा सकते काम करने के लिए, उनको वीज़ा चेंज करना होता है या उसके ऊपर डिफरेंट जो है ना एंगल्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उसको उसकी नीड रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो क्या चाहता है आप उसको देखें पहले, फिर आप उसको, ये नहीं होता कि जो भी इस मुल्क में आता है वो नया होता है, वो आपको बताता है यार मैंने ये करना है, वो अपने मुल्क के मुताबिक तो आपको चीज़ें गाइड कर रहा होता है, आप कहते हैं जी ठीक है हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी नीड को समझ के आप उसको बेहतर एडवाइस कर सकते हैं कि इन द लॉन्ग टर्म आपको कैसे जो है ना वो आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बंदा वो एक्सपेंशन की तरफ आना चाह रहा है, लेकिन स्टार्टअप कहाँ से ले और आगे फर्दर कैसे मूव करे, उसके पास एक पूरा रोड मैप होना चाहिए। वो चीज़ें अगर आप दे देते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपके लिए आसान है। और उन चीज़ों में इनके रूल्स ऐसे नहीं है कि वो फॉरेन चेंज होंगे, बल्कि ये तो चाहते हैं कि इस एनवायरनमेंट में रह के आप भी ग्रो करें और मुल्क भी जो है ना तरक्की करें। ये तो बहुत ईजी कर रहे हैं बिजनेसेस के लिए, लोगों के लिए कि आप आएँ, क्योंकि आपने बस इनके रूल्स फॉलो करने हैं, बाकी हर चीज़ आसान है यहाँ पे, बाकी हर चीज़ आसान है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए खासतौर पर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो कौन सी डिग्रीज उनको जो रिक्वायरमेंट अब है अटेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें अगर डिग्रीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन की डिग्री से स्टार्ट होंगे, जो 14 ईयर्स की एजुकेशन है या 16 ईयर्स या उससे ऑनवर्ड, ठीक है। और अगर सर्टिफिकेट्स में तो फिर मैट्रिकुलेशन या जो है ना FSC या फिर इंटरमीडिएट इस लेवल के सर्टिफिकेट्स भी चल रहे हैं। मैट्रिक वालों को पीछे अप्रूवल्स नहीं मिल रही थी, ठीक है, बट इंटर और जो है ना वो डिग्री होल्डर्स को जो है ना वो बिल्कुल उनके वीज़ाज अप्रूव हो रहे थे और हो रहे हैं। तो उसमें भी ये है कि अब आप क्योंकि स्किल्ड कैटेगरी में ये लोग आते हैं तो स्किल्ड को जो है ना ये अलाउ कर रहे हैं, और डिप्लोमा होल्डर भी इसमें फिर आ जाते हैं जिसमें एसोसिएट इंजीनियर्स हैं और जो है ना वो, तो उनको भी ये जो है ना वो अलाउ कर रहे हैं। बस उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब डिग्री अटेस्ट करवाने का कहते हैं तो पाकिस्तान में बैठे लोग वो कहते हैं कि UAE एम्बेसी से टेस्ट होगी, दैट्स इट, जबकि ये फाइनल स्टेप नहीं है, ठीक है। जो यहाँ रिक्वायरमेंट है डिग्री की वो है UAE MOFA, जो यहाँ पे ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन UAE, ठीक है। तो जब आप पाकिस्तान में UAE एम्बेसी से टेस्ट करवा लेते हैं तो अपनी डिग्री को आप डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज हैं देती हैं कंपनीज, जो आपको मतलब लीगल अटेस्टेशन करवा के देती हैं। आप उनको हायर करें, अपनी डिग्री भेजें और आप UAE एम्बेसी से टेस्ट करवाएं। तो पहले HEC से ही होगी, फिर पहले अगर डिग्री है तो HEC से होगी, उसके बाद जो है ना फॉरेन ऑफिस से होगी पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, उसके बाद UAE एम्बेसी इन इस्लामाबाद और कॉन्सुलेट से होगी, फिर यहाँ पे होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे आप अगर उसको जो है ना वो वैलिडेट करना है तो उसके लिए फिर आपको MOFA UAE से करवानी पड़ेगी। वो आप दुबई ऑफिस, ऑफिस कहीं से भी करवा सकते हैं, आप कोई सर्विस हायर कर सकते हैं, किसी की भी प्रोफेशनल सर्विस, तो वो आपको जाना ये सर्विसेज देते हैं, टेस्टेशन सर्विसेज, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तानी के पास डुअल नेशनलिटी है फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री की, तो उनके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है? फॉर एग्जांपल UK ब्रिटिश है, देखिए जब उनके पास पासपोर्ट आ जाता है ब्रिटिश पासपोर्ट, फिर तो उन्हें ऑन अराइवल है, और अगर वो उस पे वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए वही रूल हैं जो कि एक ब्रिटिश नेशनल के हैं, ठीक है। अगर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आते हैं, ठीक है, तो फिर उनके लिए वो रूल है जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो ना इस वो नेशनैलिटी के हवाले से जो ना है, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल कोई IT सर्विसेज से रिलेटेड कंपनी ओपन करना चाहता है या सर्विसेज से रिलेटेड कंसल्टेंसी फर्म ओपन करना चाहता है, तो उसके लिए कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी स्टार्ट में, फ्री जोन या मेनलैंड? मैं समझ गया आपकी बात। आप बेसिकली जो सर्विसेज लाइसेंस हैं ये सब मेन कैटेगरीज की प्रोफेशनल है, ठीक है, प्रोफेशनल लाइसेंस के अंडर आते हैं। तो प्रोफेशनल में डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेशनल में लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं आपके, और प्रोफेशनल में आपके IT सर्विसेज वाले हैं, आपके कॉर्पोरेट सर्विसेज वाले हैं, आपके डिफरेंट इदारे जो सर्विसेज दे रहे हैं ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें ये देखना होता है कि आपने करना क्या है। लाइक आप प्रोफेशनल सर्विसेज में अगर तो IT है तो ये आप फ्री जोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, खास सर्टेन उसमें लिमिट में कि आपको अगर मतलब ऑनलाइन सर्विसेज देनी है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगर आपने यहाँ लोकली किसी को लेट से आपने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है या मतलब आपने नेटवर्किंग के लिए कोई जाना वो बना के देनी है चीज़ें, या आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या उससे आगे फर्दर उसमें किसी भी ब्रांच में एंटर होना है, तो मेन लैंड अगर आपने यहाँ पे लोकल डील करना है लोकल अथॉरिटीज़ के साथ या किसी कंपनीज के साथ, एंटिटीज़ के साथ, तो आपको फिर मेन लैंड सूट करती है, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, अब डॉक्टर्स हैं अगर उन्होंने क्लिनिक फ्री जोन में बनाना है तो डेफिनेटली उन्हें लाइसेंस वहाँ का चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत बड़े फ्री जोन भी हैं और उनके अंदर भी क्लिनिक्स हैं। और जब आप मेनलैंड की बात करते हैं तो मेनलैंड जब आपने आना होता है तो आपको मेनलैंड में लाइसेंस चाहिए, और इंजीनियर्स को भी इसी तरह, लॉयर्स को भी, और डिफरेंट जो है ना IT एक्सपर्ट्स को भी, तो उसमें वो एज पर देयर रिक्वायरमेंट होता है।
कि आप करना क्या चाह रहे हैं। स्पेसिफिकली आईटी में मोस्टली जो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाते हैं वो मेन लैंड में, जिसमें दुबई इंटरनेट सिटी बड़ा फेमस है पॉइंट, तो उधर बहुत बड़ी कंपनीज हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का वॉल्यूम क्या है। आप बिल्कुल स्टार्टअप ले रहे हैं कि आप जो है ना वो एक अच्छे लेवल पे आना चाह रहे हैं, तो एज पर देयर रिक्वायरमेंट जो है ना वो एडवाइस करना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि इनके पास तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे आपने बताया कि अगर एज अ स्टार्टअप आप आना चाह रहे हैं और अभी आप ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना चाह रहे, तो किसी भी फ्री जोन में आप कंपनी ओपन कर लें, बिल्कुल सर्विसेज से रिलेटेड सर्विसेज सेल करें अपनी ऑनलाइन। और लेकिन इसमें मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन सर्विसेज से मुराद क्या है कि वो ऑल ओवर द यूएई सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा शारजा में कंपनी ओपन करता है, शारजा फ्री जोन में, तो अपनी आईटी बेस्ड कंपनी ऑनलाइन सर्विसेज ऑल ओवर द यूएई सेल कर सकता है, राइट? बिल्कुल, ऑल ओवर द यूएई वो सेल कर सकता है। देखें, आप अभी भी ऑनलाइन कर सकता है, लेकिन आप उसको उसमें भी फिर सर्टेन है कि अगर आप उसमें कोई एग्रीमेंट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको लोकल एजेंट हायर करना पड़ता है। अगर उस मेन लैंड में जा रहे हैं तो जी, मेन लैंड में जा रहे हैं तो उसके भी अपने देखें मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अब इसमें क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, मैंने आपको जैसे बताया ना कि कंप्लाइंस के हवाले से ये बड़ा वो ऐसा नहीं है, ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है कि वो करना क्या चाह रहा है, व्हाट इज हिज बिजनेस आइडिया। आज के दौर में बिजनेस आइडिया हर एक का डिफरेंट होता है। फील्ड सेम होती है, लेकिन उसमें ऐसी लाइंस होती हैं उनके पास जिसको आप अंडरस्टैंड भी नहीं करते कि यार ये क्या, ये एक नई चीज में इनोवेशन लेकर आ रहा है इस इंडस्ट्री में। तो आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक आप उसे एडवाइस करते हैं कि आपने आपके लिए सूटेबल ऑप्शन क्या है। मतलब आइदर यू शुड गो टू द फ्री जोन और टू द मेन लैंड, और फ्री जोन में भी कौन सा फ्री जोन, फ्री जोन में भी कौन सा फ्री जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ एक्टिविटीज हैं जिनके लिए सर्टेन फ्री जोन्स अनाउंस्ड हैं, बड़े अच्छे वो आपको सर्विसेज देते हैं, बड़ी अच्छी जो है ना, और कुछ फ्री जोन्स ऐसे हैं जिनमें वो सर्विसेज आपको मिल ही नहीं सकती। मतलब हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें, मतलब हमारे जो आम से दोस्त भाई हैं वो कहते हैं कि जी ये यहाँ पे सबसे सस्ता लाइसेंस है, पकड़ो ले लो। लेकिन आगे जब वो अपनी फर्दर रजिस्ट्रेशंस के लिए जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो वहाँ पे उनके लिए चैलेंज होता है और वो रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उन चीज़ों को। तो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ताकि प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है। बिल्कुल, आप अगर किसी बिग ब्रांड को लेकर आ रहे हैं तो आपको किन अथॉरिटी से रुजू करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि उन्हें ट्रेड लाइसेंस पकड़ा दिया और उन्हें कहेंगे जी ठीक है अब आप स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होगा। उसकी लिमिटेशंस हैं, इवन फ्री जोन्स के लाइसेंस के ऊपर लिमिटेशंस लिखी होती हैं। जब आप उनकी वो बुक निकालते हैं कंप्लायंस, तो आपको पता चल जाता है कि आपका एरियाज क्या है, आप क्या क्या कहाँ डील कर सकते हैं। इसी तरह मेनलैंड में भी आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको देखना होता है। ये नहीं होता कि दुबई में मेनलैंड में आपने लाइसेंस बना लिया तो आप हर काम कर सकेंगे, शारजा में भी, अबू धाबी में भी, अजमान में भी, रासुल में, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए भी आगे फर्दर उनके लाइसेंस की, उनकी अप्रूवल्स की, उनके परमिट्स की ज़रूरत होगी। वो भी आगे एक पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। तो आपको ये देखना होता है कि जब आप लेट्स से दुबई में काम कर रहे हैं और अब आप इसको एक्सपेंशन में लेके जा रहे हैं शारजा की तरफ, तो फिर आप कौन सी जो है ना आपको फर्दर अप्रूवल्स चाहिए, फर्दर रजिस्ट्रेशंस चाहिए। फिर उसमें आगे आप किसी खास डेजिग्नेटेड एरिया में जा रहे हैं तो उसकी अपनी एक बॉडी होती है, उनकी क्या अप्रूवल्स चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके कौन से जो है ना आपको वो प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, और उनके तहत फिर जो है ना आपको चलना पड़ता है। तो ये टोटली चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे ख्याल में किसी को भी आप वो ऐसे नहीं कर सकते कि यार एक स्टैंडर्ड बना के आप बेची जो चीज़ों को, ऐसा नहीं होता। आपको क्लाइंट टू क्लाइंट जो है ना अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि यार इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये किस लेवल पे जाएगा। जो बंदा इधर आया आज हो सकता है कि वो बिल्कुल नया हो, लेकिन कल वो एक बहुत बड़े ब्रांड में तब्दील हो चुका हो, लेकिन उस वक्त में वो अपने स्ट्रक्चर को फौरन चेंज नहीं कर सकता। तो आप इस लेवल पे भी उसे एडवाइस कर सकते हैं कि आपने स्टार्टअप कहाँ से लेना है, आपको पूरा उसको जो है ना एक पाथ बताना पड़ता है ताकि वो अंडरस्टैंड करे। तो एक स्टार्टअप है, फॉर एग्जाम्पल वो फ्री जोन से स्टार्ट लेता है, ठीक है, तो वो बाद में मेनलैंड में शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप देखें देवजा में बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो पहले जो फ्री जोन कंपनी है वो पहले उसको बंद करनी पड़ेगी कि वही कंपनी उठ के मेनलैंड में चले जाएगी? नहीं, कंपनी को तो आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। आप देखें ना, जब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ अ फ्री जोन कंपनी या ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी, तो आप अपनी एंटिटी को तो दुनिया में कहीं रजिस्टर कर सकते हैं ना। आपकी फ्री जोन एक कंपनी है, आपने वो आपने बंद करनी कि नहीं करनी पहले? ये चीज़ें आप देखें, कंपनी को बंद करना, मैं अब इसमें मुझे नहीं अंदाजा कि जब हम किसी पे बात करेंगे, अब इसमें शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। लेट्स से एक कंपनी है, मतलब एक शेयर होल्डर है और वही मेनलैंड में भी शेयर होल्डर होना चाह रहा है, तो वो उसी कंपनी की आगे वो फर्दर लोकल ब्रांच ओपन कर सकता है। ओके, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर वो उसको बंद करना चाह रहा है और मेनलैंड में जाना चाह रहा है तो वो भी ऑप्शन होती है? वो भी ऑप्शन होती है। उसको फिर फ्री जोन में पहले कंपनी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन अब देखें, अगर उस बंदे को आपने फ्री जोन में कंपनी ओपन करवा के दी है और वो उसके ऊपर कुछ रजिस्ट्रेशन कर लेता है, अपने ट्रेडमार्क, लोगो और ये चीजें अगर कंपनी के ऊपर कर लेता है या कोई और किसी भी किस्म की सर्टिफिकेशन ले लेता है, और जब वो उसे क्लोज करेगा तो वो उन सब चीजों के राइट्स खो देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके उसे वो कहता है मैंने मेनलैंड में सेटअप बनाने में डबल कॉस्टिंग नहीं रख सकता। ठीक है, तो ऐसे में उसकी ये सारी चीजें जाया होंगी, उसका टाइम, उसकी चीजें, एफर्ट, फिर सारे एम्प्लॉइज हैं, उनके वीजाज, फिर एक बहुत बड़ी कॉस्ट है आप पूरी सेटअप मूव करने की आपको। तो इन चीजों को आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आप आज से 2 साल बाद कहाँ हैं, 3 साल बाद कहाँ हैं, आप इसको एक्सपेंशन देंगे तो किस स्ट्रक्चर पे लेकर चलेंगे,
उस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। उस स्ट्रक्चर के तहत आप चलेंगे तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी, आप अपने एम्प्लॉयज़ के दरमियान और बाकी चीज़ों को भी आप डील कर सकेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि आपने लेबर को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपने लेट्स से एक वेयर हाउस लिया है, आपने पूरा सेटअप उधर लगा दिया, प्लांट लगा दिया है, अब आप कहते हैं कि मेनलैंड में हमें ज़्यादा वो बड़े लेवल पे जाना है, तो अब वो प्लांट क्लोज करना है अगर, या किसी भी तरीके से उसको जो है ना आपने डी रजिस्टर करना है, तो उसकी कॉस्टिंग बाकी चीज़ें आपको बड़ा वो एक्सपेंसिव होती हैं। तो आप शुरू में ही उसको ऐसे स्ट्रक्चर पे रखें जिससे आप मेनलैंड में भी प्रेजेंस हो आपकी और फ्री जोन में भी प्रेजेंस हो। इसमें ऐसा ना कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंसल्टेंट के साथ आप अपनी कंपनी ओपन करवाते हैं, उनसे पूछ लें कि भाई ये कंपनी मैं इस टाइम फॉर्म कर रहा हूँ, इतने पैसों में बन रही है, जब मैं इसको डी रजिस्ट्रेशन करवाने जाऊँगा तो उसके कितने पैसे होंगे, ताकि आपके माइंड में कॉस्ट हो कि भाई अच्छा आज मैंने इतने पैसे लगाए हैं और जब मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा तो मेरे इतने पैसे लगने हैं। बिल्कुल। अब इसमें जैसे हम स्टैंडर्ड डी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कुछ फ्री जोन में 6-7 हज़ार दिरहम में डी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन अब आता है कि अगर आपकी कंपनी है, लेट्स से उसमें 200 एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, और आपने ट्रेड भी किया अच्छी खासी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया, काफ़ी चीज़ें, तो आपको कस्टम क्लियरेंसेस चाहिए, आपको मुख्तलिफ जगह से, आपको अपने टेलीकॉम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से क्लियरेंसेस चाहिए, इमिग्रेशन से क्लियरेंस चाहिए आपको जो आपका एम्प्लॉई जो है ना वो बेनिफिट वाला डिपार्टमें है उधर से आपको क्लियरेंस चाहिए, तो आपको वो जो क्लियरेंसेज हैं, फिर लीगल से, लीज एंड लाइसेंसिंग से क्लियरेंस चाहिए, फाइनेंस से क्लियरेंस चाहिए आपको, तो 8-10 क्लियरेंसेज आपको चाहिए जब आपने कंपनी, फिर आपको वो ऑडिटर का लिक्विडेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो ऑडिट करेगा आपके सारे फाइनेंशियल स्कोर, फिर आपको बताएगा कि हाँ यार ये चीज़ें आप सारी ओके हैं। तो ये सारे प्रोसीजर में इट विल टेक अ टाइम, मतलब आप कंपनी रजिस्टर करने जाएं तो इट विल टेक लेस देन अ डे इवन सम टाइम। बास कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें एक दिन में भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन जब आप डी रजिस्ट्रेशन में वही सेम फॉर्म में जाते हैं तो इट विल टेक अ मंथ और इवन मोर, तो वो 1 महीने से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसमें जो क्लियरेंसेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपने कंपनी बनाई और उसको छोड़ के चले गए, ये चीज़ें जो है ना आपको, जब तक आप कंपनी क्लोज नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर्ली डी रजिस्टर नहीं करेंगे, तो आपको फाइन भी आता है पर डे के हिसाब से, आई थिंक फ्री जोन में। बिल्कुल उस पर डिफरेंट फाइन्स हैं, फ्री जोन में अलग है, मेनलैंड में अलग है, बिल्कुल है। आपको आपके देखें जब आपकी कंपनी ऐसे हो जाती है और उसके बाद आपने इमिग्रेशन कार्ड में रजिस्ट्रेशन किया, वो भी एक्सपायर हो गया, हर चीज़ की एक टाइम फ्रेम है, एक लिमिट्स इन्होंने दी हुई है। मतलब आप कहते हैं कि लेट्स से दुबई में इमिग्रेशन कार्ड 1 साल का है, किसी फ्री जोन में 3 साल का है, किसी में 2 साल का है या 1 ईयर का है, तो अब वो कंपनी भी एक्सपायर होती है, आपका रजिस्ट्रेशन जो इमिग्रेशन में वो भी एक्सपायर्ड पड़ा है। तो इसी तरह वो हर एक अथॉरिटी के अपने फाइन्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह अब जब वो एक्सपायर्ड हैं तो अब आपके कुछ एम्प्लॉयज़ के वीज़ाज हैं, इन्वेस्टर के वीज़ाज हैं, वो जब आप कैंसिल करने जाएंगे तो वो एक चैलेंज होगा आपके लिए। मतलब कंपनी बनाना बहुत आसान है, लेकिन कंपनी को बंद करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। आपको जब आप किसी भी बिजनेस को लेकर चलते हैं तो चूंकि, और ये चीज़ें आपके नाम के साथ लिंक्ड होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, अब तो ऐसे ही है जैसे कि वो अब इनके एमिरेट्स आईडी की वजह से वन लिंक हो गया काम, वन लिंक कॉन्सेप्ट हो गया कि अब सारी चीज़ें, बहुत पहले 2008 में जब एमिरेट्स आईडी नहीं था, मुझे याद है कि हमारा जो फ्री जोन का डाटा होता था वो मेन अथॉरिटीज़, मतलब अगर आपको रोक भी दी थी तो वो उनके पास कोई ऐसा नहीं था कि अगर आप शारजा से अलैन में गए हैं तो वो आपको फ़ौरन चेक कर सकें विद इन अ मिनट, तो उसके लिए उन्हें उस अथॉरिटी से डाटा आपका लेना पड़ता था अगर आपके पास वीज़ा कॉपी नहीं थी। तो इसी तरह जो है फेडरल के पास कुछ चीज़ों का डाटा नहीं होता था, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट्स के पास नहीं होता था, तो वो कोई चीज़ एक ही इंसान की प्रोफाइल लिंक नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने शुरू में इस चीज़ पे बड़ा किया कि लोगों के वीज़ा दुबई से रिजेक्ट होते तो शारजा से ले लेते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो फिर शारजा से होते थे दुबई से ले लेते थे। तो वो चीज़ें जब लिंक्ड हुई, वो प्रोफाइल लिंक्ड हुई, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। मतलब आप क्या कि आपने कहीं पे भी अप्लाई किया तो वो आपके सिस्टम में आ जाएगा किसने बंदे ने वीज़ा अप्लाई किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर शारजा से रिजेक्ट हुआ है और दुबई में अप्लाई किया तो वो इन्फॉर्मेशन के पास चली जाएगी, इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अगर वो देखें यूआईडी नंबर होता है आपका, आपके हर एक इंसान के जो है ना वो प्रोफाइल के अगेंस्ट एक यूआईडी जनरेट होता है जो यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे रकमुल मोहत कहते हैं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। बाज़ लोगों को एक ही पासपोर्ट पे 2 या 3 भी इशू हो जाते हैं, मतलब एक ही नेशनलिटी पे। बाज़ का 2 नेशनलिटी हो तो 2 ये होते हैं, तो इनको भी ठीक करवाना आपका, बाज़ का टेक्निकल एरर की वजह से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि आपको उसको देखना होता है कि आपका कोई टेक्निकल एरर की वजह से रिजेक्ट तो नहीं हो रहा और लोग आपको जाना वो मिसगाइड कर रहे हैं, तो लग रहा। ऐसे में आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इमिग्रेशन अथॉरिटी से भी आप उनसे डिजिटल मतलब जो है ना वो डिजिटली आप उनसे रब्ता करके, इवन आप यूएई में मौजूद नहीं भी हैं तब भी आप उनसे कॉल पे या चैट के जरिए और ईमेल के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, जो ई कॉमर्स लाइसेंस होता है, जैसे हम भी ई कॉमर्स लाइसेंस बनाते हैं, तो हमने शारजा में ई कॉमर्स लाइसेंस बनाया, तो उस लाइसेंस की बेस पे हम अमेज़ॉन पे, नून पे, अपने शॉपिफाई स्टोर पे प्रोडक्ट्स लगा के ऑल ओवर द यूएई सेल कर रहे होते हैं। तो इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना ई कॉमर्स के ऊपर, ऑनलाइन सेलिंग पे?
नहीं नहीं, ई कॉमर्स का लाइसेंस होता ही है इसलिए है कि आप उसको डिजिटली डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप उसको सेल कर सकते हैं। तो हर एंटिटी ने आपको अपनी लिमिटेशंस दी होती हैं। मतलब आप जब किसी भी फ्री जोन में भी जाते हैं लेट से, तो उसमें बहुत सारे फ्री जोन्स हैं, वो आपको बता देते हैं कि मतलब जो ना इन एरियाज़ में इन प्लेटफॉर्म पे तो आप कर सकते हैं उसको, बिल्कुल कर सकते हैं, इनके साथ एग्रीमेंट करके आप फर्दर मूव कर सकते हैं। फिर इसमें बैंक का कंप्लायंस भी आता है कि अब आप जब किसी भी चीज़ के अगेंस्ट आपको बड़ी पेमेंट्स आ रही हैं, तो बैंक भी आपसे सवाल करता है कि आपने वो इनवाइस की है, किसको की है, फिर उनके साथ आप अपने एग्रीमेंट दिखाएंगे। अब एग्रीमेंट लीगल भी है या लीगली वे में आप कर भी सकते हैं कि नहीं, तो ये भी एक सवाल है। जैसे बी कॉमर्स के लिए बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि हम तो जब लाइसेंस बनाते हैं उसमें फिर आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन बैंकिंग की क्या है, डिजिटल बैंकिंग, बिल्कुल, जैसे मैट्रिक न्यूबिज़ है, वायो है, वायो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा हो गया, आपको फिजिकल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, सब कुछ आप ऐप इंस्टॉल करें और आपका विद इन 3 to 5 days आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, बिल्कुल। ये उसी कॉन्सेप्ट पे है जिस तरह डिजिटल वॉलेट्स हैं और बाकी चीज़ें, और दुनिया मूव कर रही है उस तरफ, तो ये बहुत आसान ईज़ ऑफ बिजनेस है ना। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली बात है एमएस आईडी आपके पास होना चाहिए। तो एमरेट्स आईडी तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। आपने जब बैंक अकाउंट खोलना है इवन किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए, तो अब वो चीज़ नहीं है कि आप उसना। और इसमें भी जो बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपने एक एंटिटी बनाई है, लेट्स से आप किसी एक कंपनी में आप पार्टनर हैं, आप आगे मजीद एंटिटीज़ खोलना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, तो एमरेट्स आईडी कहीं का भी वो चल जाएगा। जैसे किसी दौर में था कि आप एक कंपनी में तो दूसरी में काम नहीं कर सकते, या उसमें बड़ी बहुत ज़्यादा रूलिंग्स डिफरेंट थी जो वक्त के साथ चेंज हुई हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उसमें एक एज है कि आप मेनलैंड में होते हुए फ्री जोन में भी कर सकते हैं, आप कहीं एम्प्लॉई, आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। अब एनओसी भी रिक्वायर्ड नहीं है, अब एनओसी भी रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि किसी दौर में ये चीज़ें होती थी। बहुत टफ था, राइट। आज से मुझे याद है 2008 में 10 में अगर आप किसी ने कंपनी खोलनी होती थी विजिट वीज़ा पे आके, तो उसको दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अटेस्टेड एनओसी चाहिए होता था। अच्छा, विजिट वीज़ा होल्डर्स को दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्टेड एनओसी चाहिए होता था। उसके लिए आप वो अपनी वो टूरिज्म कंपनी को कहते थे, वो एक लेटर जारी करते थे, वो अटेस्टेशन करवा के फिर आपको देते थे, और वो सबमिट होता था इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में। सो प्रोसीजर बहुत सारे चेंज हुए हैं और होते रहे हैं टाइम टू टाइम। तो अगर हम बात करें कि 2008 से अब तक में जो मैंने देखा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हुई है चीज़ों में, रूल्स में, और आपके लिए कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब उन्होंने आसान कर दी हैं। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, आप ये फ्री जोन में रह के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये असली उनका पर्पस ही है फ्री जोन्स का, कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप उसको करें। मतलब लेकिन फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपने चाइना से इंपोर्ट किया सामान, ठीक है, अब वो पोर्ट पे आया, पोर्ट से अब आपको फ्री जोन के अंदर लेके आना है पहले, या आप मेन लैंड में भी कहीं उसको स्टोर कर सकते हैं? नहीं, मेनलैंड में तो लाने की जरूरत ही नहीं अगर आपने उसको री एक्सपोर्ट करना है। नहीं, अगर एक्सपोर्ट नहीं करना, आपने विद इन यूई बेचना है, विद इन यूई बेचना, तो आप बिल्कुल उसे इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करके आप बिल्कुल मेनलैंड में ला सकते हैं। उसके ऊपर आपको वेयर हाउसिंग में बड़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं, स्टोरेज 3P सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपको अपने फ्री जोन में जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने फ्री जोन में लेके जाने की जरूरत। लेकिन अगर लेके जाएंगे तो फिर उसमें ड्यूटी पड़ती है आपको एक्स्ट्रा? नहीं, वो जहाँ से भी आप इंपोर्ट करेंगे ड्यूटी तो आपको पड़ेगी, वो ड्यूटी एग्जाम्प्ट नहीं होगी। ठीक है, मतलब लेट से आप किसी भी पोर्ट को यूज़ करें, तो पोर्ट के ऊपर लॉ है कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट जब आप बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, वो आप टाइप करेंगे ना, तो उस पर एक HS कोड होता है, जिसे हार्मोनाइज्ड कोड कहते हैं। वो HS कोड के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली ड्यूटीज आपकी डिफाइंड है कि अगर आप इसे इंपोर्ट करते हैं तो आपने उसको, और उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि मतलब आइदर यू आर गोइंग टू इंपोर्ट दिस और यू विल री एक्सपोर्ट इट। तो इंपोर्ट फॉर री एक्सपोर्ट का बिल डिफरेंट है, इंपोर्ट का बिल डिफरेंट है, ट्रांजिट इन बिल जो होता है वो डिफरेंट है। तो इसमें फिर वो आप जब वो वो टाइप करते हैं चीज़ें, तो उसके बाद आपको वो पता होता है कि आपने इसमें कितनी ड्यूटी पे करनी है। हाँ, अगर आप उसमें से कुछ पार्शली री एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज आपको वापस हो जाती हैं, उसके प्रूफ आपने देने होते हैं और वो आपको वापस आ जाते हैं पैसे। ज़बरदस्त। तो आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेनलैंड में भी कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल, मेनलैंड में भी कर सकते हैं। आप देखें मेनलैंड में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इंपोर्ट कर रही हैं और चीज़ें चल रही हैं। और सारा जो वेयर हाउसिंग है, ये आप दोनों जगह पे कर सकते हैं। फ्री जोन में भी वेयर हाउसिंग होती है? फ्री जोन में बड़े ज़्यादा उन्होंने अच्छे ऑप्शंस आपको दिए होते हैं वेयर हाउस के हवाले से, और उसमें डेजिग्नेटेड मतलब एरियाज होते हैं आपको, उसमें रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड, जैसे आप गोल्ड स्मिथ का है तो चंद फ्री जोन है वो गोल्ड स्मिथ के लिए स्पेसिफिकली आपको वेयर हाउस देते हैं, जिसमें उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं जो गोल्ड स्मिथ को चाहिए अपनी जो है ना वो चीज़ें चलाने के लिए, मशीनरी रखने के लिए और वो इक्विपमेंट रखने के लिए। इसी तरह बाज़ जगहों पे जो हैवी मशीनरी है उसके लिए उन्होंने आपको वेयर हाउसेज ऐसे दिए हुए हैं कि जहाँ पे आप हैवी मशीनरी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको एक सर्टेन लोड तक जो है ना फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये उनके लिए भी अच्छा है। बाकी दुबई में मेनलैंड में या शारजा में या बाकी जगहों पे भी फैसिलिटीज़ हैं, डिपेंड करता है। अब दुबई अलकूज़ बहुत अच्छा एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। इसी तरह आगे इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो बन रहे हैं
अब तो आप बात करें कल्बा की, तो इंडस्ट्रियल सिटी स्टार्ट हो गया कल्बा अच्छा, में, कल्बा ओमान में? के बिल्कुल बॉर्डर के साथ। वाओ, अब ये एक नई चीज़ है। वाओ, तो ज़बरदस्त। आप देखें कि ओमान जो खटमट मिलाहा बॉर्डर है, हाँ, हाँ, आप उस बॉर्डर से जस्ट 500 मीटर पीछे राइट ओके, साइड पे एक पूरा इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है। वाओ। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि वो वहाँ पे जाएं और वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करें, क्योंकि ओमान में बहुत सारी चीज़ें यूएई से एक्सपोर्ट होती हैं। ठीक हो गया। तो वो लोगों को आप उनको सिटीज़ तक आना पड़ता है, जबकि ओमान की वहाँ से ड्राइव जो है ना मस्कत से जस्ट 2.5 आवर है, ठीक है। तो उनको 2.5 घंटे की ड्राइव पे एक पूरा जोन मिल जाता है जहाँ से वो चीज़ें बाइंग कर सकते हैं, आप री एक्सपोर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकली ओमान के लिए। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ बनने जा रही है। शारजा स्टेट के अंदर है कल्बा, और कल्बा में ये इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना कि दुबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव वेयर हाउसिंग के लिए, तो दुबई के अलावा बेस्ट ऑप्शन क्या शारजा ही है? शारजा है और रासुल खैमा है आपके पास। उम्मुल क्वीन भी बड़ा डेवलप कर रहा है, और अजमान भी है उसके अलावा, और डेफिनेटली अबू धाबी तो है ही है, बट बिट एक्सपेंसिव। बिल्कुल। अच्छा, अबू धाबी में आप बिजनेस कर सकते हैं दुबई में रह के? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें भी अब सेम जो है ना, उसे क्या कहते हैं, टैम करके एक एप्लीकेशन है जो उन्होंने लिंक कर दी है सारी गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ। बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आपकी सारी चीज़ें उसमें आपको इन वन ऐप मिल जाती हैं। तो वो उसे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है। आपको यूएई में रहते हुए डिजिटली प्रेजेंट होना पड़ता है। आप फिजिकली ना भी हों, बट डिजिटली यू हैव टू बी प्रेजेंट। जैसे यूएई पास है, आप जब यूएई में आते हैं, आपका एमिरेट्स आईडी बन जाता है, जो फर्स्ट स्टेप है दैट यू मस्ट हैव टू फॉलो इज टू रजिस्टर इन यूएई पास। जब आप यूएई पास में करते हैं तो आपके पास हर चीज़ आपकी एक्सेस में आ जाती है। आपकी टोटल रजिस्ट्रेशंस जिन डिपार्टमेंट्स में है, आपको उनके डाटे की एक्सेस हो जाती है। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि किसी इंसान ने आपके डाटे के अगेंस्ट कोई चीज़ गलत जो है ना वो जमा करवा दी है या गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर दी, आप उसको करेक्ट करें फ़ौरन। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें हर डिपार्टमेंट में, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट तक आपकी सही मालूमात जाए। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल उसको ब्लाइंडली छोड़ दें चीज़ों को, नहीं। आपको देखना होता है आपकी किस एंटिटी में, किस डिपार्टमेंट में क्या रजिस्ट्रेशन हुई। तो यूएई पास एक ज़बरदस्त आपके पास एक्सेस टूल है जो गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप हर मतलब आपके पास किसी चीज़ का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं भी है लेट्स से, तो आप यूएई पास के थ्रू उसमें एंटर हो सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी सारी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस मूव कर सकते हैं और चीज़ें क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बड़ा एक एज है। इसी तरह अबू धाबी ने एक टैम जो एप्लीकेशन दी है, अब वो लिंक कर दी है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की भी कुछ सर्विसेज हैं, कुछ उसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट की हैं, कुछ उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हैं, कुछ उसमें इकोनॉमी की हैं, कुछ बल्दिया की हैं। तो वो बहुत सारी सर्विसेज मिला के एक एप्लीकेशन में आपको मिल जाती हैं, वहीं से आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। रेजिडेंसी सर्विसेज भी उसमें आ रही हैं। तो वो इस तरह की एप्लीकेशंस के साथ आपकी अवेयरनेस ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो आपको जो यूएई गवर्नमेंट की तरफ से जो डिजिटल एप्लीकेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट पे आपको पुलिस की एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है, आपने ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो कि आप डिजिटली उसको प्रोसीड कर सकते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। एमवाई की एप्लीकेशन है, आईसीपी की एप्लीकेशन है, जीडीआरएफए की एप्लीकेशन है, और इसी तरह की दीगर एप्लीकेशनें हैं, जिनमें से चंद बेसिक एप्लीकेशंस जो है ना वो तो मैंडेटरी हैं। उसमें यूएई पास जो है ना वो मेन है, जिसको आपको फ़ौरन रजिस्टर करना है अपने आप को उसमें, और अप टू डेट रखना अपनी प्रोफाइल को। अच्छा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो सिर्फ वीज़ा लेना चाहते हैं यूएई के अंदर, बिजनेस नहीं करना चाहते, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? आई थिंक गोल्डन वीज़ा भी यही चीज़ है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी है, 10 ईयर की गोल्डन वीज़ा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसमें डिफरेंट तरह के, अब उसमें सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं हैं, उसमें बल्कि स्टूडेंट भी हैं, उसमें स्पेशलाइज टैलेंट भी है। उसमें बिल्कुल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एक्टर्स और बहुत सारी उसमें एक लंबी कैटेगरी है जिसमें जो मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं उसमें मतलब जो है ना वो लेबॉर्ट्री के जो लैब साइंटिस्ट हैं वो भी हैं, और ये सारी एक बहुत बड़ी जो है ना फील्ड है। उसमें बहुत बड़ी उन्होंने वो ऑप्शंस दी हैं कि आप उन सबको जो है ना आप कर सकते हैं नॉमिनेशन के थ्रू, कि वो नॉमिनेट होंगे और उसके बाद वो एलिजिबल होंगे गोल्डन वीज़ा के लिए। बट इसमें जो इन्वेस्टर के हवाले से है कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी चाहिए, बाज़ लोग हैं वो यहाँ पे कारोबार नहीं करना चाहते, बट वो एक लाइक रिटायरमेंट वीज़ा जिसे प्रॉपर्टी बाय कर लें, उसके अगेंस्ट ले लें, इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू ले लें, ठीक है, और अपना वो जाना वो कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई बंदा 3-4 मिलियन लेके आता है और बैंक में जमा करवा देता है। हाँ, 2 मिलियन आप जमा करवाएं और उसके ऊपर उसके अगेंस्ट बैंक अब आपको बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं, जिनमें से कुछ एक अच्छी लिमिट का आपको कार्ड मिल जाता है, तो आप वो पैसा भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब आपके लिए ये नहीं है कि आपने वो पैसा बैंक में जमा कर दिया और आप कुछ कर नहीं सकते, वो पड़ा हुआ है, नहीं। उसके अगेंस्ट भी आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स बैंक आपको देता है, ऑफर करता है, और आपकी एक बैंकिंग प्रोफाइल डेवलप हो जाती है। फाइनेंशियली आपको वो जो है अच्छी लिमिट्स दे देते हैं क्रेडिट कार्ड की सूरत में और जो है ना वो मॉर्गेजेस की सूरत में। तो दुबई यूएई लाइफ टाइम वीज़ा देता है? बिल्कुल है, लाइफ टाइम वीज़ाज़ भी हैं, अभी चल रहे हैं, और उसे क्या कहते हैं रेजिडेंसी है, आगे चल के मेरे ख्याल से ये अब उसमें भी आ रहे हैं
आपको सिटीजनशिप की तरफ भी आ क्योंकि रहे कुछ हैं। फ्री जोन देखा था कंपनीज, वो आपको कहती हैं हम आपको लाइफ टाइम वीज़ा दे रहे हैं, तो वो कैसे दे सकते हैं? देखें, ये बात करने पे है लाइफ टाइम वीज़ा, जो कि ये रिन्यूअल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी दे रहा है तो आपको, फॉर कि एवर नहीं है, फॉर आपने एवर नहीं है, रिन्यूअल फॉर एवर करना नहीं है। है, आपको रिन्यूअल भी करना है, आपको चीज़ें, लेकिन अच्छा, उसमें ये होता है कि जो कॉस्ट है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो टेलर मेड प्लान होते हैं ऐड कर उनके। देते तो वो हैं। असल में पूरी बात नहीं बताते, जब आप इंक्वायर सेम लाइक करेंगे तो वो, अट्रैक्शन है, हाँ, तो वो अट्रैक्शन है उसमें बेसिकली। है। वो तो देखें ना, आप किसी भी एंटिटी में अपना वीज़ा रिन्यू करते जा रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी लॉन्ग रेजिडेंसी जो है वो गोल्डन वीज़ा है, जो 10 ईयर्स है। इससे ऊपर नहीं है। हाँ, तो लाइफ टाइम तो ये होता है कि एक बंदा है, लेट से वो 20 साल का, अगर वो 50 साल तक जिएगा तो इनफाइनाइट टाइम के लिए तो उसे रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। ठीक एक हो टाइम गया। फ्रेम मस्ट है। अच्छा, जो किसी की कंपनी यूके में है, यूएसए में है, वो यहाँ पे अपनी सब्सिडी ओपन कर सकता है? बिल्कुल ओपन कर सकता है। ओके, उसके लिए उसको क्या रिक्वायरमेंट मतलब रफली हो सकती हैं? देखें, अब डिफरेंट मुल्कों में जब भी वो डॉक्यूमेंट देते हैं तो उनके वहाँ का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है, वो ज़रूरत है ठीक उसकी। है, वो हो गया, जो वहाँ के लाइसेंसेज हैं, वहाँ के जो शेयर होल्डर रेजोल्यूशन है, ओके। या वो एक चाहिए होगा बोर्ड रेजोल्यूशन के, वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमने ये ब्रांच या सब्सिडरी बनानी है। उसके अलावा उनकी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इस तरह के जो दीगर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनसे चाहिए होते हैं। जैसे अब इटली में विजूरा चलता है, जैसे ओके। हम लाइसेंस कहते हैं, यहाँ पे वो विजूरा होता है। इसी तरह डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उनको यहाँ ठीक पे है। आना पड़ेगा? नहीं, सबसे पहले तो बेहतर ये होता है कि अगर आपने वाकई ये करना है और आप मतलब वहाँ रहते हुए भी ये कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ रहते हुए भी आप ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें सबसे पहले आपको होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको आपको वहाँ पे जो यूएई की एम्बेसी है उससे अटेस्ट करवा के, ओके। हाँ, वो आपको तो यहाँ पे कोई भी भेजना पड़ता कंट्री है। में आपने, आपकी कंपनी है तो वहाँ के यूएई एम्बेसी से आपने रजिस्ट्रेशन करवा के फिर जमा करवानी, यहाँ पे कंपनी ओपन फिर यहाँ पे करवानी, लेकिन आपको इसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके साथ भी आप जो है ना, वो अगर कोई स्ट्रक्चर में तब्दीली करते हैं तो अगले साल यहाँ पे वो आपको केवाईसी में, कंप्लाइंस में वो चीज़ें पूछेंगे आपको। उसमें फिर जो है ना बाकायदा वो चीज़ें देनी पड़ेंगी, अपनी शेयर होल्डिंग लिस्ट देनी पड़ेगी पूरी, और सारी चीज़ें उसमें फिर बहुत डिटेल्ड हैं। जब आप कोई भी ब्रांच या सब्सिडरी खोलते हैं तो वो चूँकि बेस्ड ऑन वो पेरेंट कंपनी होती है, तो पेरेंट कंपनी में किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है या उसकी रजिस्ट्रेशन में तब्दीली आती है तो वो यहाँ का लाइसेंस भी ब्लॉक कर देती है। तो आपको इन चीज़ों को देखना होता है, क्योंकि यहाँ का मेन शेयर होल्डिंग कंपनी वो होती है सब्सिडरी में। सही है। तो इसलिए उसके स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे तब्दीली आती है। फिर हर वक्त आपको उन डॉक्यूमेंट्स को उन्हें भेजना होता है। अच्छा, कुछ अब लोग कहते हैं जी कि अब यूएई टैक्स फ्री कंट्री नहीं रहा, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स भी आ गया है, वैट भी लग गया है। तो देखें, आज इनकम टैक्स नहीं है। आपकी अगर सैलरी लेट से $50,000 भी है तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स है, बिल्कुल है, और लेकिन वो भी एंटिटीज़, कुछ एंटिटीज़ पे, फ्री जोन में बहुत सारी एंटिटीज़ 90+% है जो एग्जेम्प्टेड है इसमें। एक्टिविटीज़ के कंपनीज, अच्छा कंपनीज हैं फ्री जोन में जो डील ही नहीं कर रही, उनको कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है उसमें। और इसके अलावा वैट है, वो भी एक खास सर्टेन अमाउंट पे है, 5% है। 5% है, और वो भी तो अगर एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखें तो विच इज़ नथिंग, सही कह इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी भी बहुत सारी एंटिटीज़ हैं। ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस आइडिया क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, उस पर आपको जो है ना वो नहीं है। अगर आपकी पर्सनल इनकम है, जैसे आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं और उसके अगेंस्ट आपको रेंटल आ रहा है, तो उसमें भी खास जो है ना वो डेफिनेशन है उसकी, और उसमें वो नहीं है ना इनकम टैक्स है आपके ऊपर, ना कंपनी, ना आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स है। तो बेनिफिट्स हैं और क्या मतलब ये अट्रैक्शंस हैं यूएई की, इट इज़ अ आइडियल हब फॉर एवरीवन। फिर सेफेस्ट कंट्री है। आप अगर लास्ट टाइम देखें तो लास्ट वीक जो है शेख मोहम्मद जो रूलर हैं दुबई के, और जो है ना उन्होंने एक बड़ी प्यारी जो है ना वो बात कही। उन्होंने कहा कि अगर एक औरत रात को मतलब जो है ना किसी भी टाइम में आज़ादाना फिर रही है और उसको कोई खौफ और डर नहीं है, तो इट मीन्स के शी इज़ इन एमिरेट्स, कि वो इमारात में है। मतलब पूरी दुनिया में ये एक ओपन चैलेंज है कि ये रियलिटी है कि दुबई में आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल मिलता है, आपके बच्चों को फ्रीडम मिलता है, आपको जो है ना एक दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, एजुकेशन आपको बेहतरीन मिलती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन मिलता है, आपको बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं। आप यहाँ पे जो एग्जीबिशंस होती हैं वो उसके लिए आपको दुनिया में कहीं ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ता, यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। तो आपके पास हर चीज़ एक ही मुल्क में आ जाती है, तो आपको ज़रूरत क्या है फिर दूसरी उसमें जाने की। अब उन ममालिक में या हमारे जैसे लोग जो पाकिस्तान से या इसी तरह के ममालिक से आते हैं, उनके लिए ये चैलेंज होता है कि अभी हमारे मुल्कों में ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इन पे मेहनत हो रही है, इन पे तवज्जो चाहिए, अभी इसको टाइम लगेगा। ये चीज़ों को सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टर को आप जाना वो इस तरीके से नहीं लेके जा सकते। एजुकेशन में बड़ा काम होना है, तो यहाँ पे आपको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़, अगर आप यहाँ कारोबार कर रहे हैं, आपके बच्चे आपके सामने हैं, आपको ये नहीं है कि आपने बच्चों को अब्रॉड भेजना है, जिनका फिर आपको पीछे अक्सर जो फैमिलीज़ में प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं जाएंगे, मतलब अगर आपने अच्छी तालीम दिलवानी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सही कह रहे हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी भी है, बाकी हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल है। अच्छा, अब यह बताएं, अब स्कैमर से कैसे बच सकते हैं लोग, क्योंकि अक्सर लोग ट्रैप हो जाते हैं वीज़ों के ऊपर, कंपनी फॉर्मेशंस के ऊपर।
देखें जो लालच है ना इंसान को वो ज़्यादातर जो है ना वो ख़राब करता है। तो बहुत सारे स्कैमर्स जो हैं यूएई में, जो मतलब अगर आप बात करें पाकिस्तानियों के हवाले से स्पेसिफिकली, जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा होता हूँ, वो मिसलीड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो आधी इन्फॉर्मेशन देंगे और ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके बाद वो अपना जो है ना वो खेल जाएंगे। तो ऐसे में मेरे ख्याल से आपको सिर्फ ऑफिशियल जो चैनल्स होते हैं, ऑफिशियल सोर्सेज हैं, उनसे तस्दीक ज़रूर करनी चाहिए। यूए में ये बेहतरीन चीज़ है कि कोई भी चीज़ की एक्सेस आपने करनी है, आपको ऑनलाइन डाटा मिल जाता है, वेरीफाइड करना आप मिल जाता है। आपने अपने हत्ता के वीज़े की भी, किसी एक दौर में मुझे याद है कि पाकिस्तानियों को बाज़ पाकिस्तानी आके यहाँ बड़ा परेशान रहते थे कि जी हमें एजेंट ने वीज़ा दिया, वो जब इधर आए तो पता चला कि वो एडिट हुआ था, वो मतलब विजिट वीज़े को एम्प्लॉयमेंट करके भेजा और यहाँ बाई चांस उन्हें एंट्री भी मिल गई क्योंकि एयरपोर्ट पर डाटा था वीज़े का, उन्होंने पासपोर्ट स्कैन किया आगे अंदर, तो बाद में उनको पता चला जी हमारे साथ हाथ हो गया। फिर उन्होंने कंप्लेंट की, यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को बताया और ये चीज़ें की। इस तरह के बहुत सारे काम। लेकिन अब डिजिटल वेरिफिकेशन इन्होंने बहुत आसान कर दी है। आप लाइसेंस को वेरीफाई कर सकते हैं, अपने वीज़ास को, अपनी चीज़ों को, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जो रजिस्टर्ड जो है ना वो कंपनीज हैं, आप उनसे रब्ता करें, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, आप कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, लाइसेंस मांगे उनसे, उनके साथ आप जो है ना वो एक रिटर्न उनसे एग्रीमेंट लें, प्रपोजल लें, और अगर कोई मसला होता है तो फॉरेन अथॉरिटीज़ को आप इन्फॉर्म करें, क्योंकि जो भी काम आपके डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट होगा उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आप उसको इतला नहीं करते पुलिस को, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना होगा। और ऐसे में आप गवर्नमेंट को नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको तक एक्सेस दी हुई है। अगर आप खुद उस पर काम ना करें और बिल्कुल गफलत का शिकार रहें, तो आपके साथ नुकसान होगा। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है, अवेयर, क्योंकि आपको या तो आप वो चैनल्स यूज़ करें जो मतलब ऑथेंटिक हैं, ट्रस्टेड जो लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको आप देखें। इस फील्ड में सबसे ज़्यादा आपके ऊपर आपको क्लैरिटी चाहिए होती है। ठीक है, मिसगाइड ना करें, मिसलीड ना करे कोई आपको। तो इन चीज़ों पे मतलब आपको देखना होता है। आप जब मीटिंग करते हैं आपको तब पता चल जाता है। आप कुछ चीज़ों पे मजीद सवाल करें, ये नहीं है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करें, कोई आपको कोई किसी ट्रैप में लाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो चीज़ अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर एक गवर्नमेंट ने एक चीज़ अभी अलाउ नहीं की, तो कोई भी बंदा वो नहीं करवा के दे सकता। अगर कोई कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि ये गलत है। आपको रुकना है वहाँ पे, आपको वहाँ पे रुकना है। आप उस बात में मत आगे जाएं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज़ अलाउड नहीं है, तो आपको किसी भी इंसान की इंडिविजुअल की बात पे नहीं आना कि मैं आपको करवा दूंगा। मैं भाई कैसे करवा के देंगे आप डेफिनेटली कोई ना कोई वो गलत तरीका यूज़ करेंगे उसमें। ठीक है, और वो गलत तरीका जिसके अगेंस्ट यूज़ होगा वो आपकी प्रोफाइल है। ठीक है, जब आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट वो यूज़ हो जाएगा तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो गए। अब पहले वो अकेला था होगा जो वो काम कर रहा है, लेकिन जब आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट हो गया, आपकी कंसेंट से हुआ, ठीक है, तो अब आप भी उसमें यूज़ हो गए। ठीक है, अब सम टाइम आप ये कहते हैं कि जी हमें पता नहीं था या बताया नहीं गया था, तो उसमें फिर इन्फॉर्मेशन लेना और बर वक्त उसको जाना आपने ठीक करना, ये आपका काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप अपने जब भी आप किसी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होते हैं, आप किसी अथॉरिटी के साथ काम कर रहे होते हैं, आप कोई भी काम कर, आपको उसकी मालूमात पूरी लेनी चाहिए, वेरिफिकेशन पूरी करनी चाहिए। ये आपका राइट भी है और आपके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे है। और ये एक बहुत बड़ा एज है, बहुत बड़ा एज है। ओवर द फोन कॉल आप बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ट्रैकिंग एप्लीकेशंस हैं, आप उसको सर्च करें, आपके पास पूरा डाटा आ जाता है। तो ये बिल्कुल आपको करना चाहिए। या कोई इसके लिए आप एजेंसी हायर करें या कोई प्रोफेशनल बंदा हायर करें जो ये आपको करके दे। यहाँ पे बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल एडवाइजर्स हैं, तो वो आपको ये सारी चीज़ें करके देते हैं। आप अपने मतलब बिजनेस को भी सिक्योर करें, अपने आप को सिक्योर करें और उसे क्या कहते हैं आप उसमें इन चीज़ों को लेकर चलें। ठीक है हमजा भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक और पॉडकास्ट भी करेंगे जिसमें लीगलिटीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। बिल्कुल जी, ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।